नमस्कार दोस्तों एक न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आ रही है दैट इज़ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐसे टैक्स को एबॉलिश किया जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था 28 मई 2012 के अंदर। लेकिन अब इस टैक्स को हटाने के पीछे बात की जा रही है, इवन हटा भी दिया गया है। आखिर ये सब क्यों किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? इनकम टैक्स में एक मेजर अमेंडमेंट की गई, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों ऐसा किया गया और क्या ज़रूरत थी ऐसा करने की? इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दूंगा इसी वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर, इसलिए वीडियो को टिल एंड तक देखना। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का मतलब क्या होता है। दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि आप किसी चाय वाले की दुकान पे चाय पीने के लिए जाते हो और चाय का रेट है 10 रुपीज़ पर कप के हिसाब से। आप पिछले 2 महीने से चाय वाले के यहाँ पर चाय जाके पी रहे थे। चाय वाले ने बोला कि देखो, अब मेरे चाय के जो रेट है वो 10 रुपये से हमने 15 रुपये कर दिए, यानी 5 रुपये बढ़ा दिए हैं। लेकिन ये आज की डेट से नहीं, ये बैक डेट से बढ़ाए हैं। मतलब पिछले 2 महीने से जो आप मेरे यहाँ चाय पी रहे हो, आपको उन 2 महीने के 5-5 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और आज की डेट से जो भी चाय पियोगे उसके लिए आपको 15 रुपये देने पड़ेंगे। यानी कोई ऐसा टैक्स जो आपके बैक डेट से अप्लाई किया जाता है उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक कैपिटल गेन के ऊपर ऐसा ही टैक्स इंपोज किया था जिससे कि गवर्नमेंट को हाई कलेक्शन हो जाए टैक्स रेवेन्यू की। लेकिन दोस्तों, ये जो चांस है गवर्नमेंट के ऊपर, ये उल्टा भारी पड़ गया। कैसे भारी पड़ा, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, मेन क्या हुआ है कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी है, इन्होंने अभी हाल ही में 2021 के ही अंदर एक मेजर अमेंडमेंट की है, जो उसको किसके थ्रू लाया गया? टैक्सेशन लॉ बिल 2021 के थ्रू लाया गया लोकसभा के अंदर। और ये कहा गया कि यहाँ पर जो भी इंडियन एसेट्स है या जिन पर कैपिटल गेन के टैक्सेशन लगाए गए हैं, उन सभी चीज़ों को वापस लिया जाता है। जिसकी जजमेंट आई थी 28 मई 2012 को, यानी 28 मई 2012 के अंदर एक रेट्रोस्पेक्टिव क्लॉज डाला गया था इनकम टैक्स में। दोस्तों, उस क्लॉज को यहाँ पर पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया गया है। मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे क्या रीज़न है। देखो, यहाँ पर एबॉलिश करने के पीछे ये रीज़न था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ गया था बड़ी बड़ी कंपनियों का। वो क्या प्रेशर था, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो, वोडाफोन और क्रेन एनर्जी, इन दो केसेस को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखो, वोडाफोन और हच, आपने ये नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, वोडाफोन और हच का। तो इन्होंने क्या किया था, आपस में एक डील की थी जिसके चलते इनको कैपिटल गेन हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि भैया हमें इसके बदले क्या दो, टैक्स दो। अब उन्होंने कहा ये इंडिया में तो ट्रांजेक्शन हुई नहीं, तो हम आपको टैक्स देंगे नहीं। तो ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम करते हैं कि हम टैक्स में चेंज कर देते हैं और ये लिख देते हैं कि अगर कोई ट्रांजेक्शन इंडिया में नहीं हो बट उसका सोर्स बिजनेस जो है वो इंडिया के अंदर है, तो ऐसे में हम इंडिया वाले उससे टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो उन्होंने अमेंडमेंट की, उन्होंने बैक डेट से कर दी, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। इससे वोडाफोन ही नहीं, बल्कि जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, क्रेन एनर्जी, इसी तरह से टोटल 12 या 18 कंपनियां थी जिनके ऊपर ये टैक्स लॉ एप्लीकेबल हुआ, जिसके चलते इन सभी कंपनियों को बैक डेट से टैक्स को देना पड़ा। ये कंपनियां तो बहुत ज़्यादा मतलब कायोटिक सिचुएशन में आ गई। पता है क्या हुआ फिर? क्रेन एनर्जी ने इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर इस केस को किया और उसके बाद ये जीत गई, और उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को साफ साफ बोला कि अब हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाते हैं 1.7 बिलियन डॉलर्स की, और अगर आपने ये पेनल्टी पे नहीं की तो आपके जो जेट एयरवेज खड़े होते हैं ना ओवरसीज, मतलब बाहर की कंट्री में, वो एसेट्स हम आपके डिटैच कर लेंगे। इतनी बड़ी धमकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी गई थी। चलो मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बताता हूँ जिससे आपको ये चीज़ समझ आए। अब क्या हुआ था कि अब जब हमने ये टैक्स लगाया था रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाला, तो हमने देखा कि हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जो इमेज है वो डाउन हो रही है। क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ है अगर आपको लगानी है तो नई सीरीज से आज की डेट में लगाओ, बट आप पीछे की डेट से लगा रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लॉ का मजाक बना रहे हो। आप लॉ को अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड करके अपने फ़ायदे के लिए उसको यूज़ कर रहे हो। तो ऐसे में इंटरनेशनल लेवल पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, वो डिस्करेज होंगी, वो कभी भी इंडिया में नहीं आएंगी। इस टाइप की अगर एक्टिविटीज़ इंडिया के अंदर होगी, सोच के देखो, कोई भी इंडिया में कंपनी आती है और उसको पता चलता है कि भाई इंडिया की गवर्नमेंट तो ऐसी है कि जब उनको ज़रूरत पड़ेगी पैसों की तो वो टैक्स आज की डेट से ना लगा के बिल्कुल बैक डेट से लगा देंगे जब हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। तो ऐसे में तो कोई भी कंपनी इंडिया में आना पसंद ही नहीं करेगी। और जब देखा हमने कोविड-19 की जो सिचुएशन थी उसके अंदर, हमने देखा हमारे यहाँ पर जॉब लॉस हो रही है, तो ऐसे में हमारी गवर्नमेंट को लगा कि भैया अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट चली रहेगी तो दिक्कत हो रहेगी। अब हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करना है, जिसके चलते हमारी रेपुटेशन भी इंक्रीज होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब हम उस क्लॉज को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब आप जानते हो इंडिया में जॉब्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिस वजह से इस क्लॉज को रिमूव किया गया। हमें एफडीआई चाहिए, हमें एफपीआई चाहिए, और खूब सारा पैसा चाहिए जो विदेशों से इंडिया में आए, जिससे हमारी इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है। अब इन सभी सिचुएशन को देखते हुए ये सारी चीज़ें की गई। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, वो ये कि सर इस टैक्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को, जिसको अब हटाया जा रहा है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये टैक्स 2012 के जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी यानी एनडीए की, उसमें जो प्रणब मुखर्जी थे उस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक
प्रोविज़न निकाला कि अगर कोई भी कैपिटल गेन की ट्रांजैक्शन होगी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई भी कैपिटल गेन की ट्रांजैक्शन होगी और उस पर LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया जाएगा, उस पर एक सर्टेन अमाउंट से टैक्स देना पड़ेगा, वो भी बैक डेट से देना पड़ेगा। इसके चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता था कि अगर हमने बैक डेट से अप्लाई कर दिया तो जितनी भी डील हुई हैं इस बीच में उन सभी का पैसा एक मोटी रकम इंडियन गवर्नमेंट के पास आ जाएगी। अगर उनके डेटा के हिसाब से बात करें तो उनको लगा था 771 करोड़ रुपीस टैक्स के रूप में इंडियन गवर्नमेंट के पास आ जाएंगे। तो इस वजह से प्रणब मुखर्जी ने क्या किया, उस टैक्सेशन पॉलिसी को बैक डेट से क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब क्या हुआ कि जब वोडाफोन को पता चला कि हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ है, तो वोडाफोन ने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में और ये फेवर चला गया वोडाफोन के। मतलब मैं आपको पूरे केस स्टडी अभी बताऊंगा। क्या हुआ था 2007 के अंदर जो वोडाफोन थी उसने हच को एक्वायर किया। आपको पता है इंडिया में वोडाफोन की सिम तो बाद में आई थी, पहले तो हच की सिम थी। हच क्या थी, इसका जो ये इंडियन कंपनी थी और जो वोडाफोन है वो यूके बेस्ड कंपनी थी। तो हच कंपनी को एक्वायर कर लिया गया, किसके द्वारा, वोडाफोन के द्वारा। अब वोडाफोन, ये पूरी जो डील थी वो $11 बिलियन की थी, ये बहुत ही बड़ी डील थी। तो इंडियन गवर्नमेंट की इस पर पूरी नज़र थी कि जब ये डील होगी तो वोडाफोन कंपनी से हम बोलेंगे कि आपने इतनी बड़ी डील की है, तो जो आपको कैपिटल गेन हुआ है उसके अगेंस्ट जो भी टैक्स बनता है वो आप हमें टैक्स दे दो। तो इंडियन गवर्नमेंट की तो ये थी। अब क्या हुआ कि जब इसने इंडियन गवर्नमेंट ने इनसे पैसा मांगा, ठीक है, तो पैसा मांगते टाइम इन्होंने इतना बल्कि अमाउंट इन पर लगा दिया कि टैक्स के रूप में, कि वोडाफोन कंपनी को गवारा नहीं हुआ। वोडाफोन कंपनी को लगा कि भैया आप पानी सर से ऊपर उठ चुके हैं। वोडाफोन कंपनी दलील ये देती थी कि देखो कंपनी तो तुम्हारी है बट जो भी हमने ट्रांजैक्शन की है वो ट्रांजैक्शन तो आउट ऑफ इंडिया की है, तो इंडिया का तो उसमें कोई रोल ही नहीं है, तो हम इंडियन गवर्नमेंट को क्यों टैक्स दें। बात बिल्कुल सही है। और जानते हो हमारा इंडियन जो ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, इसका सेक्शन 7 बताता है स्कोप ऑफ इनकम। इसके अंदर एक सेक्शन है जो ये बोलता भी है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन जो है वो आउट ऑफ इंडिया हुई है तो ऐसे केस में जो रेजिडेंट कंपनी है उस पर कोई टैक्स नहीं लगे। बट अब तो खैर चेंज हो गया, बट उस टाइम पर ये प्रोविजन था। तो वोडाफोन का कहना बिल्कुल सही था कि भैया ये तो इंडिया में डील हुई नहीं है तो हम क्यों टैक्स दें। हाँ अगर इंडिया में हुई होती तो हम बिल्कुल करते हैं। इसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। यानी वोडाफोन ने जब ये डील की थी ना तो प्रॉपर टैक्स प्लानिंग के साथ की थी कि हमें टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को ना देना पड़े। ठीक है, अब मैं आपको पूरा केस स्टडी बताता हूँ। देखो वोडाफोन ने किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे दबाव बनाया। देखो वोडाफोन को जब पता चला कि उसे अपनी कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ेगा, वो सीधा चलेगी बॉम्बे हाई कोर्ट के पास। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब डिसीजन सुनाया तो डिसीजन ये सुनाया कि भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया जो भी किया वो बिल्कुल सही किया और वोडाफोन ये केस हार गया। लेकिन वोडाफोन शांत रहने वाला नहीं था। हाई कोर्ट से वो कहाँ चला गया, अपने पास सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब जब वो सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में जब दलीलें आई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लगा कि भाई साहब ऐसा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया वो गलत किया। तो ऐसे केस में वोडाफोन जीत गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हार गई। अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हार गई तो उनको ऐसा लगा कि मतलब ये तो बहुत गलत हुआ हमारे साथ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को काउंटर करने के लिए लॉ में ही चेंज कर दिया। उन्होंने लॉ को ही चेंज कर दिया और उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो प्रणब मुखर्जी थे। तो प्रणब मुखर्जी ने क्या किया, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि कोई भी ऐसा टैक्स जो कैपिटल गेन पे आज की डेट से नहीं बल्कि वो बैक डेट से लग गया। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो क्या हो गया, काउंटर हो गया। जबकि इन्हें वहाँ से समझ लेना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ऐसा गलत किया है तो इनको मान लेना चाहिए था, लेकिन नहीं माना। इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से टैक्स लगाना शुरू कर दिया। और जब इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव से किया तो अब वोडाफोन के पास और कोई ऑप्शन तो था नहीं। तो वोडाफोन कंपनी कहाँ चलेगी, इंटरनेशनल कोर्ट में चलेगी। कहाँ चलेगी, इंटरनेशनल कोर्ट में चलेगी। अब इंटरनेशनल कोर्ट से डिसीजन ये आया कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं वो गलत हो रही हैं। और जानते हो इससे इंडिया की इमेज बहुत ज़्यादा डाउन हुई। भारत से बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंडिया में आना चाहती थी वो कभी फिर इंडिया में नहीं आई। तो ऐसे में जब कोविड-19 की सिचुएशन हुई, जॉब लॉस हुई, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि भाई ऐसे तो कोई कंपनी इंडिया में आएगी नहीं, तो ऐसे में इस पॉइंट को हटा दो जिससे कि बाहर के देश का पैसा इंडिया में आना शुरू हो जाए। और तब से फिर हमने इस कॉन्सेप्ट को हटा दिया। और मैं आपको बता दूं कि 28 मई 2012 का जो ये बिल था इसको पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। लेकिन कैसे हटाया मैं आपको पहले बता दूं। अगर 28 मई 2012 से पहले कोई डील हुई है और जिसमें कैपिटल गेन हुआ है तो उस पर कोई टैक्स इंडिया वाला नहीं लेगा, यानी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जबकि याद है इन्होंने क्या कर दिया था कि हाँ ये एप्लीकेबल होगा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। लेकिन 28 मई 2012 के बाद अगर कोई भी डील होती है तो हाँ उस पर टैक्स लगेगा, क्योंकि ये जो लॉ है वो प्रोस्पेक्टिव से लगता है लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव से नहीं लगेगी। यानी आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर कर दूं मैं कि ये टैक्स हटाया नहीं गया है, बस रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाले वर्ड को हटा दिया कि बैक डेट से लग गया। लेकिन 28 मई 2012 को जब अमेंडमेंट इनकम टैक्स में की गई थी उसके बाद से कोई भी डील हुई है तो हाँ उस पर टैक्स लगे। लेकिन 28 मई 2012 से पहले का डील हुई है तो उस पर कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से टैक्स नहीं लगेगा। इसके पीछे क्या रीज़न था कि अगर हम इतना अच्छा काम करेंगे तो इससे जो फॉरेन
इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में आएंगे और अलग अलग चैनल से पैसा लगाएंगे। इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन है डेवलप होगा बाकी कंट्रीज़ के साथ, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा यहाँ पर, और इससे एफडीआई जो है वो इंक्रीज़ होगा। एफडीआई ज़्यादा होगी तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हमारा बढ़ेगा और ट्रेड जो मैकेनिज्म है वो हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। सो आई होप गाइस कि आपको पता चल गया हो कि इंडिया ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन इफेक्ट को क्यों एबॉलिश किया। ठीक है, अब दोस्तों आप जानते हो हम हर क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं, तो आज की क्लास का क्वेश्चन ये है कि इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2020 के डेटा के हिसाब से क्या रैंकिंग है, 65, 60, 120 या 63rd। दोस्तों इसका सही आंसर मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड करूंगा और उसमें आपको इंस्टाग्राम आईडी पर भी हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक दिया हुआ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर इसका आप करेक्ट आंसर जानना चाहते हैं तो। ठीक है दोस्तों, आई होप गाइस कि आपको ये जो सीरीज़ है वो पूरी की पूरी पसंद आई होगी और आपको समझ आ गया होगा कि अभी जो ये अमेंडमेंट बिल आया है वो किसके रिगार्ड में आया है। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।